गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है इंद्रजीत और आप देख रहे हैं राइड एंड सीक। लास्ट वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद किया, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, उसके लिए थैंक यू। आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया वो ट्रू एनालिसिस, वो जो यूज़र एक्सपीरियंस था। और उन कमेंट्स में कुछ दोस्त थे जिन्होंने पूछा कि ऑटोमेटिक या मैनुअल कौन सी ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगी मेरे हिसाब से। देखिए, मेरा यूज़र एक्सपीरियंस अगेन मैं आपको बता पाऊँगा मैनुअल के लिए, बट क्योंकि हाँ, जब हम ऐसा व्हीकल लेते, जब हम ऐसी गाड़ी लेते तो हम उस कम्युनिटी से जुड़ते हैं। उस कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ऑटोमेटिक भी है। उनके एक्सपीरियंसेस मैं अपने थ्रू आपसे शेयर करूँगा। मैंने ऑटोमेटिक थोड़ी चलाई है, बहुत ज़्यादा नहीं चलाई, लेकिन जब आप एक एंथुजियास्ट होते हैं तो थोड़े से एक्सपीरियंस आपके लिए काफ़ी होता है जानने के लिए कि वो चीज़ आपके लिए ठीक है या नहीं है। तो इसी तरह से मैं आज आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जिसमें आप शायद ये डिसाइड कर पाएँ कि मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक आपको लेना चाहिए। पहले दोनों गियर बॉक्स को समझ लेते हैं। मैनुअल सिंपल है, 5 स्पीड ट्रांसमिशन है, बहुत अच्छी तरह से ट्यून्ड है गाड़ी के साथ। जिस तरह का गाड़ी का पर्पस है वो ट्यूनिंग, वो ट्रांसमिशन इसको सूट करता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि 6th गियर की कमी महसूस होती है हाईवे पे, बट अगेन क्योंकि ये हाईवे फोकस्ड या ओरिएंटेड व्हीकल नहीं है, ऑफ रोड के लिए है, तो जिस तरह की ट्यूनिंग इसकी ऑफ रोड के लिए होनी चाहिए किसी गियर बॉक्स की, वो मुझे लगता है कि ठीक है। क्योंकि जब आप इसे उस जगह ले जाएं जहाँ ये शाइन करती है, आउटशाइन करती है, तो वहाँ पर एक बहुत अच्छा गियर बॉक्स है, वो बहुत आउटशाइनिंग परफॉर्म करता है। अब ऑटोमेटिक गियर बॉक्स इसका एक शानदार गियर बॉक्स है। पहले ज़रा ये जान लेते हैं कि वो क्यों स्पेशल है। वो आम ऑटोमेटिक की तरह नहीं है। वो ऑटोमेटिक ना कह के अगर हम उसे एक स्मार्ट मैनुअल या असिस्टेड मैनुअल कहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। आप उसे अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं वाइल यू आर ऑफ रोडिंग। मैं साथ में ये गियर बॉक्स जो उसका गियर शिफ्ट है, स्टिक है, मैं उसकी पिक्चर आपको लगाता हूँ और आप देखिए। सबसे नीचे देखिए एक एल है, एल मतलब फर्स्ट गियर। जब आप इस ट्रांसमिशन को फर्स्ट गियर एल पे ले जाएंगे स्टिक को, तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फर्स्ट गियर से आगे जाएगा ही नहीं। देखिए, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन क्या है कि जब आपके आरपीएम और आपकी जो स्पीड है उसको सिंक्रनाइज़ करके वो गियर शिफ्ट करता है अपने आप। आप जब ऑफ रोड कर रहे हैं, आप कोई ट्रेल चढ़ रहे हैं या आप किसी ट्रिकी पैच से निकल रहे हैं, तो आप हो सकता है उसमें रेव करें। जब आप रेव करेंगे, एक आर्म ऑटोमेटिक उसमें गियर शिफ्ट कर देगा, गियर अप कर देगा, जिससे मोमेंटम ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए इस गियर बॉक्स में एक एल लोअर गियर या फर्स्ट गियर दिया गया कि जब आप उसे फर्स्ट गियर में शिफ्ट कर देंगे तो वो फर्स्ट गियर से ऊपर नहीं जाएगा और आप उस ट्रिकी सिचुएशन से निकल सकते हैं, वो ट्रेल आराम से आप चढ़ सकते हैं। इसी तरह से एल के ऊपर नंबर 2 है। जब आप इस गियर स्टिक को नंबर 2 पर ले जाएंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड, ये 2 गियर के अंदर ही गाड़ी चलेगी। बस ज़रूरत पड़ेगी तो गाड़ी सेकंड गियर में शिफ्ट करेगी, अगर नहीं पड़ेगी तो फर्स्ट गियर में चलेगी। अगेन ये ऑफ रोडिंग के लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, बहुत ज़्यादा सूटेबल है और बहुत ही अच्छा ट्रांसमिशन है। आपको थर्ड गियर की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, तो गाड़ी आपको फर्स्ट और सेकंड गियर में ही रखेगी, और जिससे आप उस ट्रिकी पैच से निकल सकें, जिससे आप उस ट्रेल को चढ़ सकें। अगेन उसके बाद आता है डी, ड्राइव। अब जब आप इसे ड्राइव पर ले आएंगे तो फिर गाड़ी चारों गियर पर रहेगी। जैसे जैसे आप इसको रेव करेंगे, गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी, वो सिंक करेगी और वो गियर शिफ्ट करेगी, अप शिफ्ट करेगी या डाउन शिफ्ट करेगी। लेकिन आप देखिए कि गियर स्टिक के बिल्कुल साइड पे एक बटन दिया हुआ है, जिससे आप ओवर ड्राइव ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। अभी ओवर ड्राइव क्या है? ओवर ड्राइव लास्ट गियर, 4th गियर को कहा गया है। आप अगर इसको स्विच को ऑफ़ कर दें तो इसका मतलब है कि ओवर ड्राइव ऑफ हो गया। इसका मतलब अब आप
डी पर चला रहे हैं, ड्राइव पर चला रहे हैं गाड़ी, लेकिन गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 3 गियर पर चलेगी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये फोर्थ गियर पर शिफ्ट नहीं करेगी। अगेन अगर कोई ग्रेवल है, अगर कोई ट्रेल है जिस पे आपको चढ़ना और आपको फोर्थ गियर की ज़रूरत नहीं है, तो उस ट्रिकी सिचुएशन में गाड़ी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे ही रहेगी। तो जैसे ही आप वापस से ओवरड्राइव एंगेज करेंगे तो ये नॉर्मल फोर्थ गियर में भी आ जाएगी, तो फिर ये नॉर्मल जैसे चलते हैं वैसे चलेंगी। तो आप देखिए कि ऑटोमेटिक होते हुए भी मैनुअल के सारे फ़ायदे इसमें हैं। जब आप हाईवे पे हैं, जब आप सिटी में हैं, तो आप इसे ड्राइव पे चलाएंगे, उस टाइम आपको इसको L2 या ओवरड्राइव को ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से नॉर्मल गाड़ियाँ चलती हैं ऑटोमेटिक, ये उस ट्रांसमिशन उसी तरह से काम करेगा। लेकिन जब आप ऑफ रोडिंग पे हैं, जब आप किसी ट्रिकी पैच पे हैं और आपको गियर्स अकॉर्डिंगली चाहिए, जब आप क्लाइंब कर रहे हैं, आपको फर्स्ट चाहिए, सेकंड चाहिए, थर्ड चाहिए, अकॉर्डिंगली आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। तो ये आपको दोनों एडवांटेज देता है। आपको मैनुअल के एडवांटेज भी मिलते हैं वाइल यू आर ऑफ रोडिंग, और आपको ऑटोमेटिक के मज़े भी मिलते हैं जब आप हाईवे पे हैं, जब आप सिटी में हैं। तो अब आप कहेंगी कि इसमें से कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। देखिए, जो ऑफ रोडिंग करते हैं, जो जानते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, मैं उनको तो सलाह दे नहीं सकता, ठीक है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा जानते होंगे। उल्टा अगर कोई एंथुसियास्ट देख रहा है तो वो कमेंट करके बताए क्या मैं सही इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ कि नहीं, और मुझे करेक्ट कीजिए। तो देखिए, उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, वो तो जिस तरह से उनको जो कन्वीनियंट हो, जो सूटेबल हो, वो पिक कर सकते हैं। लेकिन आम लोग जो बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं या एंथुसियास्ट नहीं हैं, उनके लिए मैं सलाह दे सकता हूँ। अगर आपकी हाईवे और सिटी ड्राइव ज़्यादा है, गो फॉर ऑटोमेटिक। ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक ऑफ रोड पे परफॉर्म नहीं करेगा, डेफिनेटली करेगा। लेकिन जो एंथुसियास्ट हैं वो थोड़ा एंगेजमेंट ज़्यादा चाहते हैं। मैनुअल इज़ बिट मोर एंगेजिंग, ये बात सही है। आप ये मान लीजिए कि 19-20 का फ़र्क है, कि जो मैनुअल है ऑफ रोड के ऊपर 20 है और ऑटोमेटिक 19 है, इतना ही फ़र्क है। तो अगर आपकी सिटी राइड है, अगर आपकी हाईवे राइड ज़्यादा है, गो फॉर ऑटोमेटिक। इसका क्लच हैवी है, इसके गियर्स थोड़े से स्टर्डी हैं, क्योंकि ये एक रियर व्हील ड्राइव चलती है, पार्ट टाइम 4 व्हील ड्राइव में चलती है। तो इसके गियर शिफ्ट्स इतने स्मूथ नहीं हैं जितने हम एक फ्रंट व्हील ड्रिवन कार के देखते हैं, हैचबैक के देखते हैं, एक सेडान के देखते हैं। तो इसके गियर्स टाइट हैं, स्टर्डी हैं, इसका क्लच टाइट है। एक टाइम के बाद आपको क्लच बहुत ज़्यादा हैवी लगने लगता है। जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आप चलते हैं, उस टाइम आप सोचते हैं कि ऑटोमेटिक ली होती तो बहुत बढ़िया होता। अब मैंने ऑटोमेटिक क्यों नहीं ली, मैं अभी भी ये कहूँगा कि अगर आपकी सिटी राइड है, अगर आपकी हाईवे राइड है, तो गो फॉर ऑटोमेटिक। अगर आप हार्डकोर ऑफ रोडिंग नहीं करते हैं, गो फॉर ऑटोमेटिक। अब मैंने ऑटोमेटिक क्यों नहीं ली, देखिए, पिछले कुछ 3-4-5 महीने से जिमनी का कभी भी कोई भी डिस्काउंट आ जाता है, किसी भी मॉडल पे आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल हैं, कुछ भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये मुझे जब जिस मंथ में ये ऑफ़र आया था, तो मैंने जाके पता किया, मुझे इस मॉडल पे ये जो मैनुअल है, इसके ऊपर मुझे अच्छे खासे डिस्काउंट मिल रहे थे। लेकिन जब मैंने ऑटोमेटिक के लिए पूछा तो उन्होंने ऑटोमेटिक के लिए डिस्काउंट देने से मना कर दिया, और ये कहा कि अभी स्टॉक में गाड़ी नहीं है, वो गाड़ी आएगी 15-20 दिन के बाद, हम तभी इसकी बिलिंग कर सकते हैं, और नेक्स्ट मंथ के क्या डिस्काउंट्स होंगे हमें नहीं पता। इन शॉर्ट, कंपनी या डीलर्स डिस्काउंट ऑफर्स उन्हीं पे ही देते हैं जो उनके स्टॉक में गाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं, स्टॉक क्लियरेंस ऑब्वियसली। तो हो सकता है कि उनके पास ये स्टॉक ज़्यादा हो और वो इसे क्लियर करना चाहते हो, उन्होंने कंडीशन रखी, मैं इस मौके को मिस नहीं करना चाहता था। तो एक तो बड़ा कारण ये था कि मैंने मैनुअल पिक किया ओवर ऑटोमेटिक, एक तो कारण ये था। दूसरा कारण मेरा बजट कंस्ट्रेंट भी था। मुझे ऑटोमेटिक इससे 1.25 लाख से 1.5 लाख महंगी पड़ रही थी टॉप मॉडल में। जो मेरा बजट था वो उतना नहीं था, मैं ऑलरेडी बजट को स्ट्रेच करके ही टॉप मॉडल तक आया था। अब मेरे पास 2 चॉइसेस थी, या तो मैं बेस मॉडल में ऑटोमेटिक ले लेता, या फिर मैं टॉप मॉडल में मैनुअल ले लेता। अब इसके बेस मॉडल और टॉप मॉडल में जो डिफरेंसेस हैं और उसके लिए जो प्राइस डिफरेंस है, वो
वैल्यू फॉर मनी आपको फीचर्स मिल जाते हैं जब आप टॉप मॉडल में आते हैं। आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल रहा है, आपको बड़ी स्क्रीन मिल रही है, आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल रहा है वायरलेस, आपको इसमें अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। तो जो बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं ओवर बेस मॉडल वो बहुत ज़्यादा थे और अच्छी तरह से जस्टिफाई करते थे उस प्राइस को, इसलिए मैं टॉप मॉडल को ही प्रेफर किया। और मैं ये अपनी सलाह देना चाहूँगा कि आप भी इसका टॉप मॉडल ही अगर अफोर्ड कर सकें तो प्रेफर कीजिए ओवर बेस मॉडल। अब मेरे पास उसमें दो चॉइसेस थी, या तो मैं बेस मॉडल ले लेता ऑटोमेटिक के साथ, या फिर मैं टॉप मॉडल ले लेता मैनुअल के साथ। तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए, एक थोड़ा सा बजट कंस्ट्रेंट एंड एक थोड़ा सा जो डिस्काउंट ऑफर से इस मॉडल पे ज़्यादा थे, तो मैंने पिक किया टॉप मॉडल विद मैनुअल गियर बॉक्स। ऐसा नहीं है कि मैं इस मैनुअल गियर बॉक्स से खुश नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ इससे, क्योंकि मेरी सिटी राइड बहुत ही कम है। मेरी राइड हाईवे थोड़ी सी रहती है और मोस्टली हिल्स माउंटेन्स रहते हैं, जहाँ पर मैनुअल बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। हाँ, लेकिन जब कभी कभी सिटी में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलना पड़ता है, या आप कभी कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं और अगर हाईवे पे भी जाम लग जाता है, तो उस टाइम ज़रूर ये थोड़ा सा लगता है कि आपके पास ऑटोमेटिक होना चाहिए, विच इज़ मोर कन्वीनियंट दैन मैनुअल। तो ये कारण थे। तो अगर मैं सम अप करूँ चीज़ों को, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका बजट कंस्ट्रेंट नहीं है तो इसका टॉप मॉडल ऑटोमेटिक के साथ लीजिए। अगर आपका बजट कंस्ट्रेंट है तो आपके पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो आप टॉप मॉडल ले सकते हैं मैनुअल, या फिर आप ले सकते हैं बेस मॉडल ऑटोमेटिक। ये आपकी प्रेफरेंस है कि आप क्या लेना चाहें। अगर आप एक हार्डकोर ऑफ रोडर हैं, गो फॉर मैनुअल, या फिर आपकी चॉइस हो सकती है। लेकिन अगर आप हार्डकोर ऑफ रोडर नहीं हैं और सिटी यूज़, हाईवे यूज़ है, डेफिनेटली गो फॉर ऑटोमेटिक। बहुत ही अच्छा ट्रांसमिशन है, बहुत खूबसूरत ट्रांसमिशन है, जो आपको मैनुअल के सारे फ़ायदे देता है वाइल ऑफ रोडिंग, और आपको सिटी और हाईवे में ऑटोमेटिक का पूरा कन्वीनियंस भी वो देता है आपको। लास्ट वीडियो में आपके बहुत सारे कमेंट्स आए, मैंने मोस्टली सबके आंसर्स दिए। आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे, मोस्टली मैंने वहाँ पर आंसर्स दिए। लेकिन एक क्वेश्चन उसमें था कि ये सिटी राइड के लिए भी उतनी ही अच्छी है जितनी ये ऑफ रोडिंग के लिए है। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि अगर आपको सिटी राइड के लिए सिर्फ गाड़ी चाहिए तो आप इसे कंसिडर ना करें। तो उसमें कुछ मेरे दोस्तों का मैसेज आया कि सिटी राइड के लिए भी हम इसे चला रहे हैं, ये उतनी ही अच्छी सिटी राइड में भी परफॉर्मेंस देती है। डेफिनेटली देती है। इसका सस्पेंशन सॉफ्टर साइड पे है। देखिए, आपको जब हाईवे पे स्टिफ सस्पेंशन की ज़रूरत होती है हाई स्पीड स्टेबिलिटी के लिए, जो इसके पास नहीं है। इसके पास सॉफ्ट सस्पेंशन है, जो सिटी में बहुत ही खूबसूरत सस्पेंशन है और बहुत बहुत ज़्यादा आरामदायक है। आपको सिटी में जितने भी सड़कों पे गड्ढे होंगे, बम्प्स होंगे, ब्रेकर्स होंगे, आपको बिल्कुल कुछ भी पता नहीं लगेगा इसमें। बहुत इजीली ये सब चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेगी और आपको बहुत अच्छा सस्पेंशन फील होगा। तो डेफिनेटली सिटी के अंदर ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देती है। बहुत है, इजी टू मनूवर है, बहुत छोटी गाड़ी है, कहीं से भी आप इसे ट्रैफिक के अंदर से निकाल सकते हैं। बहुत फुटप्रिंट्स बहुत ही छोटे हैं इसके, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी खासी है, तो बहुत अच्छी है सिटी के लिए। बट मेरा पॉइंट सिर्फ ये था कि 4x4 की एक्चुअली रिक्वायरमेंट सिटी में नहीं है। आप अगर सिर्फ इसे सिटी के लिए ले रहे हैं और आप इसे कभी भी उस तरह से यूज़ नहीं करेंगे 4x4 को, तो ये कॉस्ट ऐड कर रहा है। आप ये मत भूलिए कि आप एक तो इसे 2-4 लाख महंगा ही खरीद रहे हैं। अगर आपको सिटी के लिए गाड़ी चाहिए तो आपको अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस में और गाड़ी मिल जाएगी, आपके ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर आप सिटी के लिए ही लेते हैं सिर्फ, या थोड़ा बहुत कभी बाहर जाना हुआ तो हुआ, मोस्टली अगर सिटी में ही चलेगी, तो ये कॉस्ट ऐड करती है, इनिशियल कॉस्ट जो आप पे कर रहे हैं 4x4 के लिए। उसके बाद सर्विस एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी ऐड करती है। आप ये मत भूलिए, गाड़ी आप 8-10 साल 15 साल अपने पास रखेंगे, चलाएंगे, तो उसमें प्रॉब्लम्स भी आएंगी। वो अननेसेसरीली आपके रिपेयर बिल ऐड करेगी एक 4x4, क्योंकि इसमें फ्रंट डिफरेंशियल भी है, इसमें रियर डिफरेंशियल भी है, इसमें ट्रांसफ़र केस भी है। आप अगर सिटी में तो आप 4x4 यूज़ करेंगे ही नहीं इसे, ठीक है ना। और अगर आप एक सिस्टम को यूज़ ही नहीं करेंगे, सालों साल वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, या बहुत ओकेजनली यूज़ करेंगे, तो वो सिस्टम किस काम का है फिर। तो बस पॉइंट यही था,
बाकी अगर आप लेना चाहें तो बिल्कुल आप खुशी से लीजिए, बहुत अच्छी गाड़ी है, सिटी में भी उसी तरह से परफॉर्मेंस देगी, चलाने में बहुत मज़ा आएगा। आप इसे रेयर व्हील पर चलाइए, पर ये ज़रूर है कि जब सर्विस कराने जाएंगे, जब रिपेयर कॉस्ट होगी तो डेफिनेटली उसमें कुछ कॉस्ट ऐड होगी, उस टाइम वो चुभे ना। इसलिए आज सोच समझ कर ये डिसीज़न लें कि अगर सिर्फ एक अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी चाहिए तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बाकी इसे आप लीजिए और लेकर निकलिए पहाड़ों पर, निकलिए हाई पासेस पर, आपको बहुत मज़ा आएगा गाड़ी चलाने में। ये बनी ही उस चीज़ के लिए है। तो बाकी सिटी में तो खैर जो हम रहते हैं हम थोड़ी बहुत चलाते ही हैं, हाईवे पे भी चलाते ही हैं। तो ये आंसर था, मैंने मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर्स दिए थे। फिर भी अगर कोई रह गया हो तो मैं फिर से कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी कमेंट्स आए उनको मैं रिप्लाई कर सकूँ और सही तरह से अपनी एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ये मत कहिए कि चैनल है राइड एंड सीक और ना तो आप कहीं घूमते हो, आप सिर्फ रिव्यू वीडियो डाल रहे हो। ऐसा नहीं है, मैं एक राइड पर जा रहा हूँ बहुत जल्दी, लेकिन बाइक पर, कार पर नहीं। तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं जल्दी ही शेयर करूँगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। नीचे उसका हैंडल आ जाएगा, उसमें आपको सारी लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगी। बहुत जल्दी वो राइड पर निकलने वाला हूँ, जैसे ही निकलूँगा तो अपडेट डाल दूँगा। और लंबी राइड है, उस पर चलेंगे, खूब बातें करेंगे, एंजॉय करेंगे, नेचर देखेंगे और फिर कुछ ना कुछ तलाशेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।